हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारा लेक्चर नंबर 8 चल रहा था। तो हमारा लास्ट टाइम लेक्चर 8 कंप्लीट नहीं हो पाया था, मैं किसी काम की वजह से बाहर चला गया था। तो देखिए लेक्चर 8 में मैं आप लोगों को लेक्चर 8 में हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 से, है ना। तो लेक्चर 8 के दो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका था, हमारे दो क्वेश्चन बच गए थे। तो अब बचे हुए दो क्वेश्चन लेक्चर नंबर 8 के मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं। तो देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्लेन ट्राइंगल एबीसी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। देखिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल, जिसमें हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है, इन ए प्लेन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी, जिसमें हमारे पास हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी, वैल्यू ऑफ कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी इन ट्राइंगल एबीसी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या वैल्यू आएगी उसको जरा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले यहां पर अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास यहां तीन वेरिएबल है, ए बी एंड सी, तीन एंगल हमें गिवन है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहां सबसे पहले हमें दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल को दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें यहां पर गिवन है ट्राइंगल एबीसी। तो ध्यान दीजिए अब यहां पर इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है इन अ ट्राइंगल। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास तीन वेरिएबल है ए बी सी, ये तीनों वेरिएबल है। एक काम करते हैं, यहां से सी को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए सी कितना आएगा, सी इज इक्वल टू 180 माइनस, देखिए ए प्लस बी को मैं उधर ले जाके माइनस कर देता हूं, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो यहां से हमारे पास ये एंगल सी आ गया 180 माइनस एंगल ए प्लस बी। अब देखिए इस सी की जगह पर यहां पर हमें जो गिवन फंक्शन है, इस गिवन फंक्शन में सी की जगह पर हम 180 माइनस एंगल ए प्लस बी रखेंगे। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन अब क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी इज इक्वल टू, देखिए कॉस ए को तो ऐसे ही रहने दे, कॉस ए कॉस बी, और सी की जगह हम पुट कर देंगे कॉस 180 माइनस, कॉस 180 माइनस एंगल ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर 180 माइनस एंगल ए प्लस बी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, जरा उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा कॉस ए, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें, जो कॉस 180 माइनस ए प्लस बी है, तो ये ए प्लस बी थीटा का काम कर रहा है, और कॉस 180 माइनस थीटा, जरा आप ध्यान देंगे, कॉस 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े होंगे, है ना। तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। और यहां पर थीटा की जगह ए प्लस बी है, तो एक तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस में स्टार्टिंग में लगा देता हूं, तो माइनस कॉस ए कॉस बी, और ये हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये हमारे पास जो है फंक्शन आ गया, ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन है ये दो वेरिएबल में है, कितने वेरिएबल में है फंक्शन, दो वेरिएबल में। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी। देखिए अब ऐसा क्यों किया, जरा उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए अगर हम यहां पर ध्यान दें तो हमारा देखिए प्रोसीजर क्या था, एक बार दोबारा से देखिए प्रोसीजर क्या था हमारे पास। हाँ यहां पर आ जाइए, देखिए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए क्या क्या स्टेप थे हमारे पास। सबसे पहले जो आपको गिवन फंक्शन है उसको एफ एक्स वाई के इक्वल आप मान लेंगे, है ना। तो एफ एक्स वाई भी था गिवन फंक्शन, तो यहां पर हमारे पास वेरिएबल एक्स और वाई नहीं है, वेरिएबल ए और बी है, तो हमने उसको एफ ए कॉमा बी के इक्वल मान लिया। उसके बाद गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये सब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वहां पर ध्यान रखना एक्स और वाई की जगह पर ए और बी आएगा। उसके बाद पहले दो पार्शियल डेरिवेटिव को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे और इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करके हमें मिलेगा स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है ना, स्टेशनरी पॉइंट। उसके बाद
जब हमें स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा तो उस स्टेशनरी पॉइंट पर हम आर, एस और टी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट आर, एस एंड टी एट द स्टेशनरी पॉइंट। कैलकुलेट करने के बाद अब देखिए हमारे पास यहां पर स्टेप नंबर 4 में क्या आएगा, हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हुआ और आर लेस देन 0 हुआ तो हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा स्टेशनरी पॉइंट पर, और स्टेशनरी पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर ये लेस देन, देखिए ये ग्रेटर देन 0 और आर लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है तो फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। उसके बाद देखिए अगर फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी नहीं है तो जो स्टेशनरी पॉइंट आपने कैलकुलेट किया है उस स्टेशनरी पॉइंट को हम बोलते हैं सैडल पॉइंट। उसके बाद आप आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर ये वाला केस आता है तो ये केस क्या है, डाउटफुल है, हालांकि जनरली ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है स्टेशनरी पॉइंट पे, तो आप उस स्टेशनरी पॉइंट पे उस वैल्यू, उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए तो इस प्रोसीजर को यहां पर अप्लाई करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब हमें क्या करना, देखिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अब जरा मैं यहां पर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देखिए ये मेरे पास फंक्शन है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ए और बी के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसको ए और बी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं, देखिए कितना आएगा, डेल एफ अपॉन डेल ए। देखिए इस फंक्शन को ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इधर देखिए यहां पर cos a है, cos b है, तो cos b तो कांस्टेंट हो गया, इसमें a आ रहा है, यानी कि दो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। तो मैं एक काम करता हूं, माइनस cos a माइनस cos b, ये तो कांस्टेंट है, इसको रखते हैं बाहर, इसको हमने कर दिया बाहर। अब हमारे पास जो बचा है उसका हमें पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन। देखिए बचा क्या है, cos a बचा है और cos a प्लस b बचा है, cos a और cos a प्लस b। तो इसको करेंगे हम पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू a, cos a और cos a प्लस b। ठीक है ना, इसको करेंगे हम पार्शियली डिफरेंशिएट। तो देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, आप जरा ध्यान देंगे, देखिए यहां पर हमें मिलेगा माइनस कॉस बी, तो बाहर ही है, माइनस कॉस बी बाहर है। अब जरा अंदर देखें, देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उन पे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, है ना। तो इसमें क्या है, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो पहले फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे और दूसरे फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन। देखिए दूसरा फंक्शन भी कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आएगा, तो माइनस मैं पहले ही लिख देता हूं, माइनस कॉस ए ऐसे ही रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अब दूसरा फंक्शन ऐसे ही रहेगा, देखिए दूसरा ये है और पहला कॉस ए है, कॉस ए का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए होगा, तो अगेन बीच में माइनस साइन आएगा, माइनस कॉस ए। देखिए यहां पर हमारा दूसरा फंक्शन ऐसे ही रहेगा, पहले का डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस ए प्लस बी को ऐसे ही लिखेंगे और कॉस ए का हो जाएगा साइन ए। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन दोनों जगह पर है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो देखिए आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर ध्यान दें, तो डेल एफ अपॉन डेल ए, डेल एफ अपॉन डेल ए इज इक्वल टू, अब यहां ध्यान देंगे, देखिए इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो बाहर माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस बी। देखिए प्लस हो गया साइन, ध्यान देना, क्यों, क्योंकि एक माइनस अंदर से आया और एक माइनस पहले से बाहर था। अब अंदर देखो क्या बचा हमारे पास, ये जो बचा हुआ ये फॉर्मूला है, देखिए इस फॉर्मूले को मैं ठीक से लिख देता हूं, देखिए क्या है यहां पर, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, उसके बाद कॉस ए प्लस सेकेंड वाले पार्ट में यहां पर देखिए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, और दूसरा पार्ट है साइन ए, साइन ए। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, देखो तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला बन गया। अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद है तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला है। देखिए जरा ये फॉर्मूला हमारे पास है, अगर आप ध्यान दें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का, मैं नीचे लिख रहा हूं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, आप इसको नोट कर लीजिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी
ये हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। देखो यही फॉर्मूला इधर बन रहा है। देखिए ए की जगह ए प्लस बी है और बी की जगह ए लिखा है। कितना लिखा है? ए लिखा है। तो आप इजीली इस फॉर्मूले को यहां पर लगा सकते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का बन रहा है। अंतर इतना है, यहां ए की जगह ए प्लस बी है और बी की जगह पर ए है। बी की जगह पर क्या है? ए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर देखिए अगली टर्म क्या बनेगी? साइन ए प्लस बी। ये ए का काम कर रहा है, ए प्लस बी, और प्लस बी का काम कौन कर रहा है? बी का काम कर रहा है ए। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी प्लस ए। ठीक, अब ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। देखिए तो फाइनली मेरे पास देखिए क्या बना यहां पर, ये आ गया हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल ए इज इक्वल टू कॉस, ये बी है, कॉस बी साइन, कॉस बी साइन, और यहां पर हो गया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो ये मेरे पास पहला डिफरेंशिएशन आ गया है, ठीक है ना, ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ चुका है। देखिए इसको मैं, इसके हमें, हाँ देखिए, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे, इसलिए मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूं। चलिए अब देखिए जरा, ये पहला डिफरेंशिएशन आ गया हमें, जिसको हमें जीरो पुट करना आगे जाके। पहले सारे डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद पहले दो को जीरो पुट करेंगे। अब यहां पर मैं पहले डेल एफ अपॉन डेल बी को भी फाइंड आउट कर लेता हूं। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल बी कितना आएगा, अब जरा ध्यान दें, डेल एफ अपॉन डेल बी, डेल एफ अपॉन डेल बी। देखिए अब आप क्या करेंगे, इस एफ फंक्शन को बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही होगा एज इट इज। इस बार माइनस कॉस ए बाहर आ जाएगा और कॉस बी और कॉस ए प्लस बी को आप डिफरेंशिएट करेंगे बी के रेस्पेक्ट में, तो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही बनेगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। अंतर सिर्फ इतना आएगा, देखिए यहां पर अगर हम ध्यान दें, चलिए इसको कैलकुलेट करा ही देता हूं। देखिए कितना आएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ए वाला कांस्टेंट, तो माइनस कॉस ए को बाहर लिख देता हूं, माइनस कॉस ए को हमने लिख दिया बाहर। अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अब थोड़ा सा यहां डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना जरा। देखिए जब हम माइनस कॉस ए को बाहर लिख देंगे, क्यों? क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ए वाला कांस्टेंट है, कॉस ए बाहर आ गया, तो कॉस बी और कॉस ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज, और माइनस साइन यहां भी आएगा क्योंकि कॉस का ही डिफरेंशिएशन है, तो माइनस साइन हो जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज जो कि कॉस बी है, और दूसरे का डिफरेंशिएशन जो कि साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है, ठीक है। अब दूसरा एज इट इज और पहले का डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन आएगा, माइनस, अब यहां पर ध्यान देना, कॉस बी का हो जाएगा माइनस साइन बी, और ये रहेगा एज इट इज कॉस ए प्लस बी और साइन बी। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके अगले स्टेप में देखिए क्या आएगा, यहां से अगेन माइनस कॉमन आ जाएगा, और माइनस कॉमन आने के बाद ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस कॉमन आएगा यहां से, तो डेल एफ अपॉन डेल बी इज इक्वल टू, अब जरा आप लोग ध्यान देंगे, यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा और अंदर फिर से साइन का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अगर आप इस बार ध्यान दें, तो इस बार जब फॉर्मूला बनेगा तो उसमें बी 2 बार आएगा और ए 1 बार आएगा। तो यानी कि देखिए बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह, बस अंतर इतना है कि बाहर आएगा कॉस ए, बाहर कितना आएगा कॉस ए, और अंदर कितना आ जाएगा साइन ए प्लस 2b। एक बार आप करके देखिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए तो यहां से ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। देखो फर्स्ट में और कुछ में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए इसमें हमने कॉस बी को बाहर निकाला था, कॉस बी, ये कॉस बी है, ध्यान रखना कॉस बीटा नहीं है। देखिए ये हमारे पास कॉस बी, और वहां पर हमारे पास था कॉस बीटा, ठीक है, कॉस बीटा, ये कॉस बी, ठीक। तो अब आप ध्यान दें यहां पर, तो ये कॉस ए साइन ए प्लस 2b, और यहां पर साइन ए प्लस 2a प्लस बी। तो यहां पर डेल एफ अपॉन डेल ए और डेल एफ अपॉन डेल बी हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। देखिए नेक्स्ट कितना होगा, हाँ नेक्स्ट में ध्यान दें। देखिए
अब मुझे निकालना है डेल टू एफ अपॉन इसका डबल डेरिवेटिव, डेल टू एफ अपॉन डेल ए स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, देखिए नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डेल टू एफ अपॉन डेल ए स्क्वायर। देखिए कितना आ जाएगा, अगर आप इस पे ध्यान दें, यानी कि इसको दो बार कर, इसको एक बार हम कर चुके हैं ए के रेस्पेक्ट में, अब इसको एक बार और कर दीजिए तो डेल टू एफ अपॉन डेल ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, कॉस भी तो कांस्टेंट है, केवल इसका करना है, और साइन का क्या होता है कॉस, साइन का क्या होगा कॉस, तो कॉस बी कॉस देखिए कॉस 2a प्लस बी, कॉस 2a प्लस बी, ठीक है। अभी देखिए आपने कॉस का तो कर दिया, साइन का तो कर दिया, कॉस 2a प्लस बी, लेकिन अब ये चेन रूल लगेगा तो 2a का भी क्या हो जाएगा, 2a का हमारे पास a आ जाएगा, क्योंकि हम a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास डेल टू एफ अपॉन डेल ए स्क्वायर। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डेल टू एफ अपॉन डेल ए डेल बी। अब देखिए डेल टू एफ अपॉन डेल ए डेल बी कितना होगा, इसी को एक बार और b के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए अगर आप इसको b के रेस्पेक्ट में करेंगे, दोनों ही cos b भी इसमें भी है और साइन में भी है, तो फिर से आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा इसमें। अगर आप डेल ए फाइंड कर रहे हैं तो देखिए प्रोडक्ट रूल लगा के कितना आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ध्यान देंगे cos b एज इट इज, cos b एज इट इज, उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2a प्लस बी, cos 2a cos 2a प्लस बी। अब हम इसको कर रहे हैं b के रेस्पेक्ट में, है ना, b के रेस्पेक्ट में, तो ध्यान देना 2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि b के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a तो कांस्टेंट हो गया, तो जब आप चेन रूल लगाएंगे तो 2a का 0 और b का 1 हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास cos b और cos 2a प्लस b आ जाएगा, यही हमारा फाइनली इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है डेल टू एफ अपॉन डेल बी स्क्वायर, डेल टू एफ अपॉन डेल बी स्क्वायर। देखिए इस बार कितना आएगा, यानी कि जिसको हमने, एक मिनट, हाँ यहां पर हमारा अभी एक पार्ट रह गया। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का हो गया cos 2a प्लस बी, अब दूसरा एज इट इज और फर्स्ट का भी तो होगा, तो दूसरा क्या हमारे पास sin 2a प्लस बी प्लस साइन प्लस साइन 2a प्लस बी। देखिए साइन 2a प्लस बी एज इट इज, और cos b का हो जाएगा माइनस साइन बी, माइनस साइन बी, है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप पे कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दें पहले, ये हमारे पास आ जाएगा cos b cos 2a प्लस बी माइनस, देखो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बी और साइन 2a प्लस बी। अब यहां से आपको देखिए क्या मिलेगा, ये फिर से एक फॉर्मूला बन गया किसका, cos a cos b का और माइनस साइन a साइन b, मतलब ऐसा एक फॉर्मूला। देखिए अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहां पर, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा यहां पर, या cos a प्लस बी का। तो देखिए क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो क्या यहां पर ऐसा ही फॉर्मूला बन रहा है, देखो बिल्कुल एज इट इज बन रहा है ना, बिल्कुल एज इट इज बन रहा है। तो यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल टू एफ अपॉन डेल ए डेल बी इज इक्वल टू कॉस 2a प्लस बी। देखिए यहां पर cos x cos y माइनस साइन x साइन y बन रहा, तो यहां पर दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, एक एंगल 2a प्लस बी है, दूसरा एंगल क्या है, b है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी, ये तो एक एंगल हो गया, दूसरा क्या है, b, ये दूसरा एंगल हो गया। तो हमारे पास डेल टू एफ अपॉन डेल ए डेल बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई cos 2a प्लस 2b। तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं। तो हमने इस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। देखिए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ये लीजिए। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं कौन सी निकालनी है। देखिए इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है, देखो
इसके बाद कैलकुलेट करेंगे डेल टू एफ। देखिए हमने अभी तक कितनी चीजें निकाली हैं, डेल एफ अपॉन डेल ए निकाल लिया, डेल एफ अपॉन डेल बी निकाल लिया, और डेल टू एफ अपॉन डेल ए डेल बी निकाल लिया, है ना। और यहां से हमने डेल टू एफ, देखिए डेल टू एफ अपॉन डेल ए स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया था, है ना। डेल टू एफ अपॉन डेल ए स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया, ये वैल्यू। तो इतनी वैल्यूज हम अभी तक निकाल चुके हैं, ठीक है। चलिए अब एक वैल्यू और रहेगी। अब ध्यान देना, ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं आर। किसके इक्वल है? आर के इक्वल। और ये किसके इक्वल है? एस के इक्वल है ना। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई, नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या आएगी, ध्यान देना जरा। अब एक और बच गया हमारे पास, डेल टू एफ अपॉन डेल बी स्क्वायर। डेल टू एफ अपॉन डेल बी स्क्वायर, इसको और कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जिसको हमने एक बार किया इसको एक बार और करना है। तो इसको एक बार और करना है बी के रेस्पेक्ट में। तो देखिए कॉस ए कांस्टेंट हो जाएगा, केवल आपको साइन का करना है, और साइन का कितना होगा? कॉस होगा। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन का हो जाएगा कॉस, है ना, साइन का हो जाएगा कॉस। तो कॉस कितना था? ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी, ये मेरे पास आ जाएगा। तो डेल टू एफ अपॉन डेल बी स्क्वायर कॉस ए प्लस टू बी। अब इसके बाद देखिए क्या कैलकुलेट करना है इसके बाद। अच्छा एक चीज और, इसमें हम बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर टू बी है तो टू मल्टीप्लीकेशन में भी आएगा, टू मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टू। तो ये हमारे पास आ गई डेल टू एफ अपॉन डेल बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना। चलिए देखिए ये हमारे पास आ गई, आर भी आ गया, एस भी आ गया, और ये हमारे पास क्या होता है, इसी को तो हम बोलते हैं टी। देखिए यहां पर आपको आर पहले लिखना है, आर इक्वल टू दिस, एस इक्वल टू दिस एंड टी इक्वल टू दिस। ये हमारे पास आर, एस और टी की वैल्यू आ गई तीनों। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे आर एस टी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए आर एस टी हमारे पास आ गया, है ना। आर एस टी आने के बाद अब हमें स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड आउट करना है, मतलब हमें डेल एफ अपॉन डेल ए को जीरो पुट करना है, डेल एफ अपॉन डेल बी को जीरो पुट करना है। तो यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा होगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब जरा ध्यान देंगे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होगा। देखो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डेल एफ अपॉन डेल ए, डेल एफ अपॉन डेल ए इक्वल टू जीरो एंड डेल एफ अपॉन डेल बी इज इक्वल टू जीरो। दोनों को जीरो पुट करना है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। तो देखिए मैं यहां पर दोनों को जीरो पुट कर रहा हूं। कितना आएगा? पहला पार्ट क्या है हमारे पास, कॉस बी साइन ए साइन टू ए प्लस बी, कॉस बी साइन टू ए प्लस बी साइन टू ए प्लस बी, ठीक है, साइन टू ए प्लस बी। तो कॉस बी साइन टू ए प्लस बी ये हमारे पास है, इसको जीरो पुट करेंगे तो कॉस बी साइन टू ए प्लस बी को जीरो के इक्वल रख देंगे। तो देखिए यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, अब जरा ध्यान दें कितनी वैल्यू आएगी। अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते, आगे वाला भी उसको भी जीरो पुट कर देते हैं। सेकंड कितना है? कॉस ए साइन ए प्लस टू बी, कॉस ए एंड कॉस ए साइन ए प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था, इसको जीरो पुट करा, कॉस ए साइन ए प्लस टू बी को जीरो पुट कर दिया। अब जरा यहां पर जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे करना है आगे। देखो देखिए यहां पर क्या है, कॉस बी और साइन टू ए प्लस बी का जो प्रोडक्ट है वो जीरो है, और इधर कॉस ए और साइन टू ए प्लस बी का प्रोडक्ट जीरो है। देखिए ये प्रोडक्ट जीरो कब पॉसिबल है? जब कम से कम या तो कॉस बी जीरो हो या ये जीरो हो, है ना। यहां पर भी वही चीज है, या तो कॉस ए जीरो हो या फिर ये वाला पार्ट जीरो हो। तो अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा पार्ट जीरो होगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा, है ना, कि कौन सा पार्ट जीरो है। तो चलिए चेक करते हैं, देखिए कौन सा पार्ट जीरो है। अगर मैं ये मान लूं कि कॉस बी जीरो है, कौन सा भी, कॉस बी अगर जीरो है, इफ
देखिए मान लेते हैं कॉस बी कितना है, 0 है। देखिए दोनों में से एक तो 0 होगा ही होगा। अब हमें नहीं पता कौन सा 0 है, तो मैं क्या करता हूं, कॉस बी को 0 रख लेता हूं, कॉस बी को 0। अगर देखिए कॉस बी 0 होगा तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आएगी, 90। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी, π/2। अब जरा ध्यान देंगे, अगर कॉस बी 0 हुआ तो π/2 आएगा बी की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अगर b की वैल्यू π/2 है तो एक काम करते हैं, यहां पर b की वैल्यू को पुट करके देखते हैं, है ना। उधर b की वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करके देखते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1, अब जरा ध्यान देंगे, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन होगी हमारी 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं, तो पुट b इन इक्वेशन 2। देखिए पुट b इक्वल टू, या इधर पुट कर लेता हूं, पुट b इक्वल टू π/2 इन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कितना आता है। देखिए cos a और sin a प्लस, देखिए अगर आप b की जगह π/2 रखेंगे तो वहां 2b लिखा है, तो 2 इंटू π/2, पाई 2 से 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा, तो a प्लस पाई इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो cos a, अब यहां पर sin पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया, और sin पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस साइन पाई माइनस साइन ए, तो यह आ गया माइनस साइन ए इज इक्वल टू 0। हमने b की वैल्यू को वहां पुट कर दी, तो ये cos a sin a इक्वल टू 0 आ गया। अब जरा ध्यान देना, यहां पर cos a और sin a का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये हुआ, ये तभी पॉसिबल है या तो a हमारा कितना हो, देखिए cos a अगर 0 हुआ तो इसका मतलब a 90, तो ये प्रोडक्ट तभी 0 पॉसिबल है तब a या तो 90 हो या फिर a 0 हो, या तो a 90 हो या a 0 हो। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ a या तो π/2 होगा या फिर a 0 या फिर पाई। देखिए मैं समझिए यहां पर क्यों लिखा मैंने ऐसा, देखिए यहां cos a और sin a का प्रोडक्ट 0 है, ये प्रोडक्ट दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है, दो में से कम एक 0 हो। अगर मैं ये मान लूं कि cos a 0 है तो a की वैल्यू π/2 होगी, क्यों, क्योंकि cos 90 ही 0 होता है। अगर ठीक है cos 90 0 होता है, अगर मैं मान लूं यहां पर a की वैल्यू 0 डिग्री है तब ये 0 हो सकता है, क्योंकि sin 0 0 होता है, या sin पाई भी 0 होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ध्यान देना अब यहां पर, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। देखिए पॉसिबल क्यों नहीं है, अब जरा इस पे भी ध्यान देंगे। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का, पहली बात, कोई भी एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता, ट्राइंगल नहीं बनेगा। किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल पाई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि तीनों एंगल का सम पाई होता है। दूसरा, हमारे पास बी पहले ही 90 आ चुका है और ए भी 90 कैसे आ सकता है, मतलब किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल 90 नहीं हो सकते कभी भी। इसलिए इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो cos b है, cos b 0 नहीं हो सकता, है ना, और cos a भी 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर आप cos a को 0 रखोगे तो फिर से वही चीज आ जाएगी, a 90 आ जाएगा, a 90 आ जाएगा तो फिर b भी 90 आ जाएगा, तो इसलिए दोनों 0 नहीं हो सकते, दोनों के दोनों 0 नहीं हो सकते। तो अगर ये दोनों 0 नहीं हो सकते तो कौन 0 होगा, sin 2a प्लस b और sin 2a प्लस 2b। तो दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है कि sin, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट 0 होगा, sin 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। sin 2a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 0 है। और sin 2a प्लस बी 0 कब होता है, या तो एंगल 0 हो, तो देखिए 2a प्लस बी का सम 0 तो हो नहीं सकता, है ना। इसका मतलब 2a प्लस बी किसके इक्वल है, 2a प्लस बी, इसका मतलब ये हुआ 2a प्लस बी इक्वल टू पाई, ठीक है, 2a प्लस बी इक्वल टू पाई। तो इसको मैं यहां पर एक इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं, ये हमारी मान लीजिए इक्वेशन नंबर आ गई, फॉर एग्जांपल 1 2 पहले से ही लिखा हुआ 3, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाली इक्वेशन में देखो, देखिए ये कब 0 हो सकता है, जब हमारे पास sin a प्लस sin a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब ये हुआ
कि 2a प्लस, नहीं, कितना है हमारे पास, a प्लस 2b इज इक्वल टू पाई, और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान देंगे, इक्वेशन 3rd एंड 4th हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, a और b हमें मिल जाएगा। तो देखिए a और b कितना आएगा, जरा उस पर ध्यान देंगे। देखिए तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 3rd एंड 4th, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे और a और b को कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होंगी दोनों इक्वेशन, जरा ध्यान दें। पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। देखिए 2a प्लस बी इक्वल टू पाई, 2a प्लस बी इज इक्वल टू पाई। दूसरी इक्वेशन क्या है, देखिए 2a प्लस बी इक्वल टू पाई। अच्छा, इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना है, ध्यान देना, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां 2a है तो यहां पर भी 2a बना लेते हैं। तो इसका मतलब इक्वेशन 4 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन 4 को 2 से, तो ये हो जाएगा 2a 4b, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 2 पाई। देखिए ध्यान देना कितना हो जाएगा, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, ये हो जाएगा हमारे पास 4b, और इधर आ जाएगा हमारे पास 2 पाई, 4b और 2 पाई। अब जरा ध्यान देंगे, इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा सबका। तो यहां से ये देखिए ये कैंसिल हो गया है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहां से हमारे पास आ गया -3b इज इक्वल टू माइनस पाई। तो यहां से b की वैल्यू आ गई -पाई अपॉन -3, तो b मेरे पास आ गया π/3। b की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। और अब इस पाई की वैल्यू को, अगर b की वैल्यू को आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में और 2 में किसी में भी पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू भी π/3 ही आएगी, a की वैल्यू भी π/3 आएगी। देखिए पुट करके देख लीजिए आप b को π/3, देखिए अगर आप b को π/3 यहां पर पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, π/3 जाके उधर माइनस होगा पाई में से, ठीक है, और फिर 2 नीचे चला जाएगा तो ये π/3 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, π/3। तो हमारे पास एंगल a और एंगल b आ गया π/3, दो एंगल हमारे पास आ गए, ठीक। चलिए अब यहां पर एंगल a और एंगल b को हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि π/3 और π/3 आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है उस पर जरा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट अब हमें कैलकुलेट करना है आर, एस और टी की वैल्यू, आर, एस एंड टी। देखिए ए और बी तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कैलकुलेट करना है आर। देखिए आर हमारे पास ये रहा, एस और टी, इन तीनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए आर, हाँ, तो एट, देखिए हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट आ गया, ध्यान देना, जो स्टेशनरी पॉइंट है वो π/3 और π/3 है, π/3 एंड π/3। चलिए तो एट स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट क्या है, π/3, π/3। चलिए स्टेशनरी पॉइंट पे वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आ रही है। चलिए देखिए सबसे पहले r को फाइंड आउट करते हैं। r कितना है, पहले r को मैं लिख लेता हूं यहां पर। r है हमारे पास 2 cos b cos 2a प्लस b, 2 cos b cos 2a प्लस b, cos 2a प्लस b, 2 cos b cos 2a प्लस b, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। चलिए अब यहां पर इसको a की जगह क्या रखना है, a और b की जगह π/3। तो देखिए कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2 cos π/3 cos, देखिए 2 π/3 हो जाएगा, 2 π/3 प्लस π/3। यहां पर अगर मैं एलसीएम लूं तो ये दोनों ऐड करोगे, एलसीएम 3 आएगा, ऊपर भी 3 पाई आएगा, तो cos पाई आ जाएगा। तो यहां से अब जरा ध्यान देंगे आप, r इक्वल टू कितना आएगा, 2 π/3 कितना होता है, 1/2, और यहां से cos पाई की वैल्यू होती है -1, 2 से 2 कट गया, तो यहां पर r इक्वल टू आ गया -1, r इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास r की वैल्यू -1 आ गई,
ठीक, r इज इक्वल टू -1। अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं, आगे नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है s की। अब देखिए जरा s कितना होगा, s इज इक्वल टू, s का फॉर्मूला, s कहां गया हमारे पास, ये रहा, देखिए cos 2a प्लस 2b, cos 2a प्लस 2b। अब इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा, वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो cos, देखिए 2π/3 प्लस 2π/3, दोनों को आप ऐड कर देंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा तो cos 4π/3 आ जाएगा, cos 4π/3। अब cos 4π/3 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए cos π/3, cos π/3 का मतलब है 240 डिग्री, cos 240 डिग्री है ना, और cos 240 होगा माइनस cos 60, माइनस cos 60 यानी कि यहां पर वैल्यू आ जाएगी -1/2, -1/2। बाकी आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप अगर cos π/3 की वैल्यू एंटर करेंगे तो आपको 0.5 मिलेगा माइनस में, 0.5 का मतलब -1/2। अब आगे देखें तो हमारे पास r आ गया, s आ गया, अब हमें कैलकुलेट करना है t को। देखिए t कितना आएगा, t पे जरा ध्यान दें, t मेरे पास आ जाएगा, देखिए t का फॉर्मूला हमारे पास है 2 cos a प्लस 2b, 2 cos a प्लस 2b, 2 cos a प्लस 2b। तो यहां पर अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए वैल्यू कितनी कितनी है हमारे पास, वैल्यूज पे जरा ध्यान दें। देखिए t cos a कितना है π/3, तो 2 cos π/3 cos, अब यहां पर π/3 प्लस 2π/3। अब देखिए π/3 और 2π/3 अगेन हमारे पास cos π हो गया जो कि -1 होता है, तो यहां से t देखिए कितना आ जाएगा, 2 × 1/2 × -1, 2 से 2 कैंसिल, और यहां से मेरे पास t की वैल्यू आ गई अगेन -1, t की वैल्यू -1, ये मेरे पास t की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, अब आगे देखें नेक्स्ट पार्ट, r s और t को हमने कैलकुलेट कर लिया, देखिए r s और t भी कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हमें क्या करना, rt माइनस एस स्क्वायर फाइंड आउट करना है, rt माइनस एस स्क्वायर। अब आगे ध्यान देंगे, देखिए rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, rt माइनस एस स्क्वायर, r कितना है -1 और t कितना है अगेन -1 और s -1/2, तो -1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 × -1 + 1 -1/4, यानी कि वैल्यू आ गई 3/4। तो rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 3/4 आ रही है, और rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 3/4 आ रही है, इसका मतलब rt माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, अब आगे देखिए rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, एंड देखिए एंड r को देखिए, r कितना है, r जो है हमारे पास वो -1 है, तो इसका मतलब r लेस देन 0 है। अब जरा कंडीशन को ध्यान करिए, अगर rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और r लेस देन 0 है, तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा, द गिवन फंक्शन f(ab) इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज f(ab) इज मैक्सिमम। कहां पर मैक्सिमम होगा, एट π/3, π/3, यानी कि स्टेशनरी पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, और अब हमें उस मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जरा ध्यान दें। अब हम फंक्शन देखते हैं, हमारा फंक्शन कितना था,
एफ ए बी ये रहा फंक्शन। देखो जरा फंक्शन पे ध्यान दें, ये फंक्शन है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, फंक्शन है एफ ए बी। इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है ए की। ए कितना है, π/3, तो cos a cos b cos a प्लस बी। तो इस फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तीनों ही cos है। अब जरा ध्यान देंगे, देखिए एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू cos a cos b cos a प्लस बी cos a प्लस बी, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान दें, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, cos a मतलब cos π/3, cos b cos π/3, और यहां पर माइनस साइन है, माइनस, और देखिए cos a प्लस बी मतलब π/3 प्लस π/3 2π/3। तो यहां से मेरे पास देखिए कितनी वैल्यू आएगी, माइनस cos π/3, देखिए π/3 मतलब 1/2, तो माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू देखिए cos 2π/3 मतलब cos 120, इसकी वैल्यू भी होती है माइनस 1/2, कैलकुलेटर से आ जाएगी। तो यहां पर देखो 3 बार माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में 3 बार 2 आ रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/8 आ जाएगा। इसका मतलब जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 8, 1/8। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है गिवन फंक्शन की। देखिए दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन। समझ में आ गया। तो यहां पर एफ ए बी मैक्सिमम है एट एफ π/3 और π/3 पे, ठीक है। इसका मतलब π/3 π/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और यहां पर हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, एग्जामिन द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस 63x प्लस वाई प्लस 12xy। देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, वो भी कुछ इसी के जैसे थे, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखिए इसमें क्या क्या वैल्यूज हमारी आएंगी। तो जल्दी से आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं fxy। तो लेट fx, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 63 एक्स प्लस वाई प्लस 12xy। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है ना। इस फंक्शन को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को फाइंड करिए। देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का आएगा 3x², वाई क्यूब का 0। यहां पर ध्यान दें, यहां पर 63 तो बाहर कांस्टेंट है और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का 1 और y का 0, यानी कि 63 × 1 63 आएगा। और 12xy x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 12y कांस्टेंट हो गया, x का हो जाएगा 1, तो प्लस 12y। उसके बाद डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना आएगा, 3y² माइनस 63 प्लस 12x। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखा मैंने, है ना। देखिए यहां पर y का 1 हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, और यहां पर 12x आ जाएगा क्योंकि y का 1 हो गया। अब यहां पर कैलकुलेट करेंगे del 2f अपॉन del x², del 2f अपॉन del x², और मैं इसी को यहां पर लिख देता हूं r। देखिए ध्यान देंगे, हाँ, तो r इक्वल टू del 2f अपॉन डेल x² इज इक्वल टू, इसका 2 बार कर, देखिए एक बार कर चुके हैं f का, एक बार और करेंगे, तो del 2f अपॉन डेल x²। तो यहां देखिए x² का कितना हो जाएगा 2x, और 3 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 6x।
63 का 0 और x के रेस्पेक्ट में 12y का भी 0, तो हमारे पास r आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं s। देखिए s क्या होता है, del 2f अपॉन del x del y। मतलब यहां पर आपको क्या करना है, del f अपॉन del x को एक बार और पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू y। तो देखिए इसको जब एक बार और करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 और 12y का 12 आ जाएगा। नेक्स्ट t को कैलकुलेट करेंगे, t के लिए क्या होगा, del 2f अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू अब यहां पर देखिए t को जब कैलकुलेट करेंगे del 2f अपॉन del y स्क्वायर, यानी कि इसको एक बार और करना है आपको y के रेस्पेक्ट में, तो लास्ट की दोनों टर्म 0 हो जाएंगे और यहां से मेरे पास आएगा 6y। इसके बाद आगे इसको देखिए आगे क्या कैलकुलेट करना है। अब जरा ध्यान दें, हमने r s t तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि हम del f अपॉन del x को और del f अपॉन del y को 0 पुट करें, तो पुट del f अपॉन del x इक्वल टू 0। तो देखिए del f अपॉन del x को मैंने 0 पुट कर दिया, तो यहां से del f अपॉन del x कितना है हमारे पास, ये रहा। इसको 0 पुट करेंगे, तो इसको 0 पुट करा तो 3x स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12y इक्वल टू 0, और यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 63। और इसमें देखिए 3 कॉमन आ रहा है, अगर आप 3 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 21। दिस इज इक्वेशन नंबर, देखिए इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 2। इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखिए सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए del f अपॉन del x को 0 पुट किया है, अभी हमें del f अपॉन del y को भी 0 पुट करना है, तो del f अपॉन del y इज इक्वल टू 0, और यहां पर 3y स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12x इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी मुझे एक इक्वेशन और मिल गई। देखिए इक्वेशन क्या मिलेगी, 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 63, और यहां से भी आप 3 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 3 को जब आप कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी दैट इज 3y स्क्वायर प्लस यहां से 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा y स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 21, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आगे क्या करना, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 एंड 3 आई है, इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और सॉल्व करके यहां से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, देखिए जो इक्वेशन 2 है यहां पर भी x स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 21 है, और वहां पर भी y स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 21 है। तो आप दो तरीके हैं, या तो आप 2 में से 3 को माइनस कर दीजिए, या फिर दोनों की राइट साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। 2 को देखिए सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम, ये सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2। हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन 2 में से। तो देखिए जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होती है और राइट साइड राइट से। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस y स्क्वायर माइनस 4x और इज इक्वल टू 21 माइनस 21। तो राइट साइड तो कैंसिल आउट हो गई, ये तो आ गया 0, और यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर तो फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और इसमें से आप 4 को कॉमन ले लेंगे, इसमें से कितना कॉमन लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे, या कह लीजिए इसमें से -4 को कॉमन ले लीजिए। -4 कॉमन लेने से ये जो y माइनस एक्स है ये x माइनस वाई आ जाएगा एंड इक्वल टू में 0। अब यहां से आप
दोनों में से देखिए, दोनों टर्म में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू में 0, -4 इक्वल टू में 0। अब देखिए यहां पर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं दोनों फैक्टर को अलग अलग सेपरेटली क्या रखेंगे, 0 के इक्वल। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू वाई। तो मेरा पहला सॉल्यूशन तो आ गया कि x इक्वल टू वाई है। दूसरा, यहां से सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, देखिए अगर सेकंड पार्ट को मैं 0 रखता हूं, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। x इक्वल टू वाई मिला, x प्लस वाई इक्वल टू 4 मुझे मिल गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, देखिए अब इसको ध्यान देंगे आगे कैसे प्रोसीड करना है। देखो हमारे पास x इक्वल टू वाई आया है और एक बार आया x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी कि यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं वैल्यू को, तो यहां से मेरे पास y इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस एक्स। तो इसका मतलब मेरे पास एक बार तो y इक्वल टू एक्स आया, एक बार y इक्वल टू 4 माइनस एक्स आया। अब यहां से हमें क्या करना है, देखिए when y इक्वल टू एक्स, देखिए when y इक्वल टू एक्स, जब y की वैल्यू x है तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 या 3 से, 2 से और थर्ड से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। when y इक्वल टू एक्स, तो देखिए जब y की वैल्यू x है तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 2 से देखिए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह x रख दे तो ये 4x हो जाएगा और इज इक्वल टू 21। इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू में 0, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके रूट्स या तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, और अगर आप कैलकुलेटर से तो यहाँ पर सिंपल फैक्टर हो गया, आप फैक्टर भी कर सकते हैं। देखिए क्या फैक्टर होंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू में 0। ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। चलिए x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 इज इक्वल टू में 0। तो यहां से x प्लस 7 कॉमन आ गया और x माइनस 3, ये इसके हो गए फैक्टर। फैक्टर करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में वैल्यू को एंटर करके x और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहां से मुझे x की दो वैल्यू मिली, एक -7 और दूसरी वैल्यू मिली -3, -7 और -3। देखिए अब ध्यान देना, जब x -7 होगा तो y भी तो -7 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। जब x -3 होगा तो y भी -3 होगा क्योंकि यहां भी दोनों इक्वल है। तो हमारे पास जो देखिए स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट देखिए, तो यहां से मेरे पास दो स्टेशनरी पॉइंट आएंगे, एक तो -7,7 और एक -3,3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान दें अगर x इक्वल टू -7 है तो दिस इंप्लाइज दैट y इज ऑल्सो इक्वल टू -7 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू -3। ऐसा क्यों हुआ उसको ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू y आया था, तो जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू x y की भी होगी। तो देखिए यहां से हमें दो स्टेशनरी पॉइंट मिल गए। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर मुझे स्टेशनरी पॉइंट मिल गए, तो स्टेशनरी पॉइंट्स आर, देखिए स्टेशनरी पॉइंट्स क्या क्या हो गए जरा उन पे ध्यान देंगे। पहला हो जाएगा मेरे पास -7, -7, देखिए -7, -7 और दूसरा हो जाएगा 3, 3। ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंट के बाद -7, -7 और -3, -3, एक यहां पर +3 है ना। तो हमारे पास एक आ गया -7, 7 और यहां से x -3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू +3 आएगा। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए -7, -7 और 3, 3। ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट है। लेकिन अभी हमारे सारे स्टेशनरी पॉइंट नहीं आए हैं, अभी हमारे पास दूसरी कंडीशन भी बाकी है। जब y इक्वल टू 4 माइनस एक्स है तो आप यहां पर लिखेंगे when y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू जब 4 माइनस एक्स है तो इस केस में हमारे पास x की वैल्यू क्या आएंगे, अब जरा ध्यान देना। फिर से हम फ्रॉम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखिए इक्वेशन 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y, एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 21।
इज इक्वल टू 21। अब मैं यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह कितना रखना है 4 माइनस एक्स, और माइनस 21 को मैं लेफ्ट में ले आया तो इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू में 0, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके करेंगे फैक्टर, क्या करना है, इसके फैक्टर करेंगे, या अगेन आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर से आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू में 0, इक्वल टू में आ जाएगा 0। यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से x कॉमन आया तो x माइनस 5, और यहां से प्लस कॉमन आया तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां से x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू में 0। तो यहां से x की दो वैल्यू मुझे मिली, देखिए x की यहां से दो वैल्यू मिलेंगी, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए यहां से प्लस 5 और यहां से माइनस 1। लेकिन यहां पर जब x 5 होगा तो क्या y भी 5 होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर जब x 5 होगा तो y 5 नहीं होगा। यहां पर देखिए जब x 5 है तो y माइनस 1 होगा, क्योंकि यहां पर आप रखेंगे। तो देखिए यहां पर ध्यान देना, व्हेन x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, है ना, क्योंकि आप यहां पर 5 रखेंगे तो 4 माइनस 5 हो जाएगा। एंड व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास अदर स्टेशनरी पॉइंट, देखिए पहले हमारे पास हम कुछ स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट, दो पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। तो अदर स्टेशनरी पॉइंट्स, अदर स्टेशनरी पॉइंट, तो हमारे पास देखिए क्या हो गया, व्हेन x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू माइनस 1, तो 5 कॉमा माइनस 1, और दूसरा आ गया माइनस 1 कॉमा 5। ये दो स्टेशनरी पॉइंट और आ गए हमारे पास। चलिए तो टोटल हमारे पास 4 स्टेशनरी पॉइंट हो गए, 2 इधर और 2 इधर। अब स्टेशनरी पॉइंट जब कैलकुलेट हो गए तो अब हमें कैलकुलेट करना है R, S एंड T एट स्टेशनरी पॉइंट, है ना। तो एट स्टेशनरी पॉइंट, अब ध्यान देंगे, एट स्टेशनरी पॉइंट, अब हम यहां पर स्टेशनरी पॉइंट पर वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो देखिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टेशनरी पॉइंट पे R, S और T की। अब एक बार देख लेते हैं कि R कितना, R है 6x, S है 12, देखिए इसमें तो कुछ पुट करना नहीं, 12 ही रहेगा, और T है 6y, तो R इज इक्वल टू 6x। अब इधर ध्यान देंगे, स्टेशनरी पॉइंट पर हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अलग अलग स्टेज, देखिए अब हमें क्या करना है, एक एक स्टेशनरी पॉइंट को चेक करना पड़ेगा। 4 पॉइंट है हमारे पास। तो पहला पॉइंट है एट स्टेशनरी पॉइंट -7 कॉमा -7। मैं -7 कॉमा -7 पे चेक कर लेता हूं पहले। चलिए चेक करते हैं। तो हमारे पास R इज इक्वल टू कितना है, 6x, 6x। चलिए अब यहां पर देखो जरा, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू -7, यानी कि माइनस का 42। तो मेरे पास R की वैल्यू -42 आ गई, ठीक। उसके बाद S कैलकुलेट करें, S तो 12 है, T कैलकुलेट करें, T मेरे पास है 6y, और यहां पर जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 माइनस 7, यानी कि आपके पास T भी आएगा माइनस का 42। तो T मेरे पास आ गया माइनस का 42। चलिए अब इसके आगे R देखिए हमारे पास आ चुका, R -42 है ना, और S हमारे पास 12 है, और T हमारे पास -42 है। ये तीनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इन तीनों वैल्यू का यूज करेंगे आगे। देखिए अब मैं कैलकुलेट करूंगा RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए RT माइनस एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, R कितना है -42, T कितना है, T भी -42, माइनस S कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 42 दो बार है तो 42 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर,
अब देखिए इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं है, आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं। देखिए एक्चुअल में यहाँ 42 का स्क्वायर में से माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस करना है, तो आप खुद सोचिए ये वैल्यू कभी निगेटिव आएगी क्या? देखिए ये ना तो कभी निगेटिव आएगी ना ही कभी जीरो आएगी, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 42 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को माइनस करना है। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें पता चल गया कि आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है एंड आर लेस देन जीरो है। देखिए आर तो पहले ही हम निकाल चुके हैं, -42 है, तो आर की वैल्यू जीरो से छोटी है और आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो से बड़ा है। तो यहां पर जो सिचुएशन बन रही है वो सिचुएशन ये है, या कंडीशन जो यहां पर बनी है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो हमारा गिवन फंक्शन है वो मैक्सिमम है ना। देयरफॉर एफ एक्स वाई, देयरफॉर एफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट -7, -7। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पर क्या है? मैक्सिमम है। और अब हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी अगर फंक्शन मैक्सिमम है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की? एफ एक्स कॉमा वाई, पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूं, फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन देखें जरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओरिजिनल फंक्शन लिखना पड़ेगा। पहला जो फंक्शन था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 63 एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमें एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन की फाइंड करनी होती है। प्लस 12xy। अब इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, देखिए तो f -7, -7 पे ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो -7 का क्यूब प्लस -7 का क्यूब -63 -7 प्लस 12 -7 एंड -7। अब आप यहां पर कैलकुलेटर का यूज करें और कैलकुलेटर का यूज करने के बाद आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, जो कि इस फंक्शन की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है -7, -7 पे, और ये वैल्यू आपकी आएगी। इसमें आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे, कैलकुलेटर को यूज करके इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 784। तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 784 आ गई। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू। और जो -7, 7 है ना, ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या है? -7, 7 इज नोन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से सिमिलरली हमारे पास 4 स्टेशनरी पॉइंट थे। अब आप 3,3 पे चेक करेंगे, तो जब आप 3,3 पे चेक करेंगे, इसको आप अपने आप चेक कर सकते हैं, सिंपल है, सब ऐसे ही करना है ना। तो 3,3 पे जब आप चेक करेंगे तो 3,3 पे आपके पास ये जो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू है, ये अगेन आपके पास यहां पर ग्रेटर देन जीरो आएगी और आर क्या आएगा? लेस देन जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे देखिए जो 3,3 है इस स्टेशनरी पॉइंट पे फिर से आप आर कैलकुलेट करेंगे, तो 3,3 पे 18 आ जाएगा। कितना आएगा? 18। और आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो ही होगा, तो कंडीशन क्या बनेगी? आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और आर ग्रेटर देन जीरो। तो यानी कि इस बार 3,3 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली जो हमारे पास 2 पॉइंट और हैं, कौन कौन से? 5, -1 और -1, 5, इन दोनों पे जब आप चेक करने जाएंगे तो ये तो आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे ही आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी, और जैसे ही वैल्यू लेस देन जीरो आई तो अब वहां पर वो जो फंक्शन है, यानी कि 1, यहां पर पॉइंट हमारे पास क्या है? 5, -1 एंड -1, 5, दोनों ही पॉइंट पर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो आएगा।
और जब लेस देन 0 आ गया तो आप सीधे बोलेंगे कि फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट 5, -1 एंड -1, 5। और वहीं पर हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे का जो चेक करने वाला पार्ट है, दो पार्ट मैंने चेक कर, एक पार्ट आपको चेक करा दिया, बाकी पार्ट आप चेक करें, बहुत ही इजीली चेक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको मैक्सिमम एंड मिनिमा फॉर 2 वेरिएबल का जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर बेस्ड 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। तो इन चारों क्वेश्चंस को आप करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन AKTU में आ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर 3 वेरिएबल, और जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ने वाले हैं, दैट इज लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।